हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश जीके के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको यहाँ से कवर करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है यूपी जीके से वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। तो यहाँ से हम जो है फटाफट से उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन ये कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये है इज्जतनगर बरेली में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भदोही में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये इलाहाबाद में है। इसके अलावा और ध्यान रखेंगे, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ और कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। तो यूपी के प्रमुख शोध संस्थान थे और दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी के सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसको लगातार हम रिवाइज कराएंगे तो आपको जो है ये याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रायबरेली में आयोजित प्रतियोगिता में किसने 100 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमलान बोरगोहेन ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दिल्ली NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR विकसित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, PDF ई बुक आपको अगर डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने 370 प्लस उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पर कवर किया है और ये जो PDF है ये हिंदी में अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, CM योगी आदित्यनाथ 23 अक्टूबर को दीपोत्सव समारोह के दौरान कहां पर क्वीन हियो मेमोरियल पार्क का उद्घाटन करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो ये जो ऋण योजना है ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाड SOM यानी कि सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे? तो बांग्लादेश की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। अगला है, हाल ही में किस राज्य की शिक्षा विभाग ने समर्थ पोर्टल शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कालिया योजना के तहत। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल की नीति प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार फसलों की सिंचाई के लिए नाली के पानी को उपयोग करने की योजना बना रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार है तो ये जो है जो नाली का पानी है उसको फसलों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाने की योजना बना रही है। दरअसल 3 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में फसलों की सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि नाली का पानी नदियों में ना जाए और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाए।
उन्होंने कहा कि इससे नदियों में प्रदूषण नहीं होगा और इसके साथ ही सिंचाई की लागत में भी काफ़ी कमी आएगी। इससे सिंचाई के इस्तेमाल होने वाले पानी का संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि कौन सी राज्य सरकार जो है ये नाली के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करने की एक योजना बना रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है जो नाली का पानी है उसे सिंचाई के लिए उपयोग में लाएगी। इससे एक तरह का और लाभ होगा कि जो नदियां हैं उसमें प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा और इसके साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र में। दोस्तों यूपी सरकार जो है सोनभद्र में जो एक जीवाश्म पार्क स्थित है, कौन सा, 150 करोड़ साल पुराना, 150 करोड़ साल पुराना जीवाश्म है, इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कराने जा रही है। इसके लिए अगले 2 सालों में डोजियर तैयार कराकर यूनेस्को भेजा जाएगा और अगर जो सलखन जीवाश्म पार्क है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है तो उस क्षेत्र में जो है विकास को एक तीव्र गति मिलेगी। यह पार्क अमेरिका के येलोस्टोन जीवाश्म पार्क से काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा ये उससे 40 करोड़ साल पुराना भी है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सोनभद्र में स्थित है 150 करोड़ साल पुराना जीवाश्म पार्क, उसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये लगातार प्रयासरत है। दोस्तों इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे आप, सखलन जीवाश्म पार्क। सखलन जीवाश्म पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनभद्र में है। अब दोस्तों ये सखलन जीवाश्म पार्क है क्या, क्या इसकी विशेषता है? तो दोस्तों सोनभद्र में सकलन क्या है, एक जगह है, तो वहाँ पर पहाड़ों पर छल्ले की आकृतियों से जो वहाँ पर पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं उन पर जो है छल्ले की आकृतियाँ बनी हुई हैं और इसी वजह से ये जो यहाँ पर पार्क है ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है, जीवाश्म पार्क। वहाँ पर कहा जाता है कि इससे ये जो छल्ले आकृति हैं ये जो है किसी न किसी तरह की जीवाश्म है और इसमें दुनिया भर के जो भूवैज्ञानिक हैं और जैविक इतिहास के जानकार हैं वो इस पर लगातार शोध भी कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के ये सूचक हैं। यहाँ पर आप एक इमेज देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये सखलन जीवाश्म पार्क के पत्थरों की इमेज है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये छल्ले नुमा जो आकृति है ये जो है ये एक विशेष, यहाँ पर इसकी जो मेन विशेषता है ये यही है कि यहाँ पर पत्थर हैं उनमें छल्ले नुमा आकृति बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जीवन के ये सृजन के साक्षी हैं और यहाँ पर 150 करोड़ साल पहले समुद्रों की जो लहरें हैं वो इन पत्थरों से टकराया करती थी और इसी वजह से यहाँ पर जो है ये छल्ले नुमा आकृति बनी है। और दोस्तों इसी वजह से इसे जो है दुनिया का सबसे अनमोल जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहता है देश दुनिया में। तो ध्यान रखेंगे जो सखलन जीवाश्म पार्क है ये कहाँ पर है, ये हमारे सोनभद्र में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में गिद्धों की घटती तादाद के लिए पक्षी के संरक्षण के लिए कितने जिले चिन्हित किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 जिले। दोस्तों हमारे देश में जो गिद्ध हैं उनकी संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है और इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने पक्षी के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं। पक्षी के संरक्षण के लिए 14 जिले। ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संतुलन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पक्षी होते हैं गिद्ध, उनकी संख्या में कमी हो रही है और इसी के चलते जो प्रदेश सरकार है उसने ऐसा फैसला लिया है कि पक्षियों के संरक्षण के लिए 14 जिलों को जो है चिन्हित किया गया है। अब दोस्तों ये जो 14 जिले चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे और खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशक प्रयोग के कारण ही जो गिद्ध हैं उनकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि उनको जो है इससे नुकसान होता है। तो ये जो संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे तो ये यही निगरानी करेंगे कि जो खेत हैं उनमें जो है कीटनाशक जो प्रयोग हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाए और रासायनिक खादों का भी प्रयोग कम से कम किया जाए और जो खेती है उसे जो है ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, यही इनका उद्देश्य रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रदेश के कितने जिलों में पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है जिले चिन्हित किए गए? तो 14 जिले चिन्हित किए गए हैं। अगला है, हाल ही में किसने 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने।
दोस्तों जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया। शुभंकर की अगर हम बात करें तो शुभंकर क्या है, तो सवन नाम दिया गया है शुभंकर का, और इसका अर्थ क्या है, तो ये जो शुभंकर है ये इसका गुजराती में अर्थ होता है सावक। और अगर हम बात करें कि इसका जो गान है वो क्या है, यानी कि राष्ट्रीय खेलों के लिए जो गान है इसकी थीम क्या रखी गई, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम रखी गई। राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक 36वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय खेलों का गुजरात में। ठीक, तो इसका जो शुभंकर है वो है सवज और इसका जो गान है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में, तो 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, और भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। दोस्तों जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इन्हें जो है श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये 1962 में स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं 5 सितंबर 1888 को वर्तमान के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक, ये देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बी शेख अली का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार और मैंगलोर और गोवा विश्वविद्यालयों के पहले कुलपति प्रोफेसर बी शेख अली का निधन हो गया। उन्होंने 1986 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 47वें सत्र के महासचिव रहे और 1985 में दक्षिण भारत इतिहास कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। वह राज्योत्सव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और उन्होंने अंग्रेजी में कुल 23 पुस्तकें लिखी हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाता है कि बी शेख अली का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इसके साथ ही बेंगलोर और गोवा विश्वविद्यालयों के पहले कुलपति भी थे। तो ध्यान रखेंगे आप बी शेख अली का, ये जो है क्या थे, एक प्रसिद्ध इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन अमेरिका में। मैक्सिको में हिडाल्गो राज्य के स्वायत्त विश्वविद्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। यह लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की प्रथम प्रतिमा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है कि लैटिन अमेरिका, ये क्या है, तो दोस्तों ये एक क्षेत्र है लैटिन अमेरिका। यहाँ पर इसे लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन से बड़ी संख्या में लैटिन लोग इस भाग पर आकर के बस गए और इसी वजह से इस भाग को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की प्रथम प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। और किसने अनावरण किया, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने कैफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अमित शाह। ध्यान रखेंगे अमित शाह ने जो है CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केप ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्री ने कहा कि नए पोर्टल की मदद से CAPF कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो CAPF जो कर्मी है, CAPF का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो सैन्य कर्मी हैं इन्हें जो है आवास प्रदान कराना, यही इस पोर्टल का उद्देश्य है। इस पोर्टल की मदद से क्या होगा, जैसे CAPF है तो ये जो है केवल अपने ही फोर्स में
जो आवास खाली हैं उसमें ही नहीं, इसके अलावा और भी जो बल हैं उनके पास अगर कोई घर खाली है तो इन्हें जो है इस पोर्टल के माध्यम से वो प्रदान किया जाएगा। तो यही इस पोर्टल का उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे आप, CAPF जो ई आवास वेब पोर्टल है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? तो CAPF जो कर्मी हैं इनको आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुशफिकुर रहीम। दोस्तों हाल ही में जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के, मुशफिकुर रहीम, इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और अनुभवी विकेट कीपर थे और ये बल्लेबाज थे। तो ध्यान रखेंगे किस देश से संबंधित है? ये बांग्लादेश के खिलाड़ी थे मुशफिकुर रहीम। इन्होंने जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है कि जो मुशफिकुर रहीम है इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो बांग्लादेश आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वसुधा गुप्ता को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा यानी कि IIS अधिकारी वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये 1989 बैच की IIS अधिकारी हैं और 32 साल से अधिक का इनका जो है करियर है। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कई पदों पर इन्होंने कार्य किया है। 1988 बैच के IIS अधिकारी N वेणुधर रेड्डी 34 साल लंबे करियर के बाद ये आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो अभी जो है ध्यान रखेंगे आप कि आपसे अगर पूछा जाता है कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक कौन बन गई हैं, तो ये बन गई हैं वसुधा गुप्ता। इनका नाम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 6 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, कनाडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, नुआखाई कृषि उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।